हाँ, तो SN1 रिएक्शन को हमको एक्चुअली कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखो एक चीज मैंने आपको बताया था कि SN2 रिएक्शन में दिस वन इज 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। हमारा जो यहाँ पर जो कार्बन है वो 1 डिग्री कार्बन है। तो यहाँ पर एक बल्की ग्रुप है जो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है क्लोरीन, वो एक बल्की ग्रुप है, तो उसके साथ वो अटैच नहीं हो पाएगा। OH माइनस जब भी आएगा, हमने दिया था एक्वस KOH, तो जब OH माइनस आएगा वो आके डायरेक्टली यहाँ पर अटैच नहीं हो पाएगा, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो फाइनली हम क्या करेंगे ना, जब OH माइनस आके यहाँ पर अटैच नहीं हो पाया, माइंडफुल सुनो, OH माइनस आके यहाँ पर अटैच नहीं हो पाया, तो इसीलिए वो इधर से घूम के आया, इस साइड से कार्बन के साथ अटैच हुआ। तो ये हमने पढ़ लिया था, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये इधर से क्यों आएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप इन द फ्रंटियर साइड। फ्रंटियर साइड में एक बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो उधर से अंदर नहीं आ पाएगा, वो पीछे वाले गेट से आएगा। लेकिन अगर ये तो था हमारा 1 डिग्री कार्बन, मतलब उसके जो दोनों तरफ है कुछ वैकेंट या फिर कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स थे, जैसे कि हाइड्रोजन था, तो वहां से वो आ सकता था अंदर कार्बन के पास। लेकिन अगर हम SN1 रिएक्शन को देखेंगे तो आप देख सकते हो, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ टॉर्शियरी कार्बन, ठीक है। ये 3 डिग्री कार्बन है, तो ये 3 डिग्री कार्बन के पास कोई भी जो OH है या फिर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आने के लिए इधर एक बल्की ग्रुप, इधर भी बल्की ग्रुप, इधर भी बल्की ग्रुप, इधर भी बल्की ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, एक साइड में बल्की ग्रुप था, तो इसीलिए OH was introduced in the opposite direction than that of the bulky group। बल्की ग्रुप जिस साइड में प्रेजेंट था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से OH was attached। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कंडीशन में टॉर्शियरी कार्बन में, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या है, चारों तरफ जो बल्की ग्रुप है, तो अगर चारों तरफ बल्की ग्रुप प्रेजेंट रह रहे हैं तो डेफिनेटली रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, मतलब यहाँ पर OH आके नहीं लग पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको तो चारों तरफ बल्की ग्रुप है, ठीक है। अगर कोई एक डायरेक्शन से बल्की ग्रुप होता, जैसे कि इस कंडीशन में एक ही डायरेक्शन में बल्की ग्रुप, या फिर आप ले सकते हो 2 डायरेक्शन में बल्की ग्रुप है, तो बाकी जो डायमेंशन है, बाकी जो एक्सिस है, वो उसके लिए फ्री रह रहा है, मतलब इस हाइड्रोजन के साइड से वो अटैच हो पाएगा। लेकिन इस कंडीशन में जो चारों तरफ बल्की ग्रुप हो गया, तो OH कार्बन के साथ जाके अटैच नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, तो OH जब यहाँ पर आना चाहेगा तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन को रिमूव करना पड़ेगा, पहले उसको यहाँ से क्लोरीन को रिमूव करना पड़ेगा। क्लोरीन रिमूव होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, OH आके अटैच हो पाएगा, ठीक है, वरना OH अटैच नहीं होगा। ऑब्वियसली बल्की ग्रुप प्रेजेंट है तो वो वहां से अंदर नहीं जा पाएगा, बल्की ग्रुप प्रेजेंट है तो वो वहां से अंदर नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए पहले न्यूक्लियोफाइल को निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही OH क्या हो पाएगा, वहां पर इंट्रोड्यूस हो पाएगा, वरना OH वहां पर इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, दैट इज कि जब OH यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, जब मतलब पहले ये क्लोरीन निकलेगा उसके बाद ही वो इंट्रोड्यूस हो पाएगा, तो इस कंडीशन में देखो, कार्बन CH3 CH3 CH3, यहाँ से क्लोरीन निकल जाने के बाद डेफिनेटली Cl माइनस निकल जाने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन विल रिमेन इन द प्लस चार्ज, कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ऑब्वियसली। तो दैट विल कन्वर्टेड इनटू 1 कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन हो जाएगा। अच्छा, तो देखो जब ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट स्टेज हो गया, दैट इज ऑफ कार्बोकैटायन स्टेज। फाइनली ये एक बार यहाँ से क्लोरीन निकल गया, फिर वापस यही डायरेक्शन से OH आके या फिर इस डायरेक्शन से OH आके लग पाएगा, ठीक है। क्यों मैंने दोनों डायरेक्शन से शो किया मैं आपको बताऊंगा। पहले मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो जाएगा तो दिस वन विल कन्वर्टेड इनटू 1 कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर मैंने 3 डिग्री जो हालो अल्केन है लिया। आप बोलो कि सर कोई एक काम करते हैं, 1 डिग्री हालो अल्केन लेते हैं और 1 डिग्री हालो अल्केन से भी
उसी डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकालते हैं। मतलब CH3HCl है। सर हम एक काम करते हैं, aqueous केओस देके इसी डायरेक्शन से ही क्लोरीन को निकालते हैं। क्यों? क्या SN2 रिएक्शन में बस इस डायरेक्शन से ट्रांसमिट होगा? नहीं सर, हम एक काम करते हैं, ये पहले क्लोरीन को इधर से निकालते हैं, पहले ये वाला क्लोरीन को इधर से निकालते हैं, फिर हम OH को अटैच करते हैं। क्यों SN2 रिएक्शन में क्यों ऐसा होगा? SN2 रिएक्शन में ठीक है जगह फ्री है, तो वहां पर वो अंदर पहले जाएगा, उसके बाद क्लोरीन रिमूव होगा। लेकिन इस कंडीशन में सर एक काम कीजिए, उसी प्राइमरी कंडीशन में आप पहले क्लोरीन निकाल दिए, उसके बाद आप OH लगाइए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, एक्चुअली फर्क पड़ेगा, क्योंकि हियर द कार्बोकैटायन इज इंटरमीडिएट। तो अगर आप यहाँ पर कार्बोकैटायन देखोगे, माइंडफुल देखो, तो ये जब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करेगा दैट विल बी ऑफ 1 डिग्री कार्बोकैटायन। आप देख सकते हो दिस वन इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर आप लोगे एक 2 डिग्री वाले को ले जाओगे तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन। एंड वी ऑल नो दैट 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज स्टेबल rather than the 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। 1 डिग्री और 2 डिग्री के कंपैरिजन में 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्वाइट स्टेबल होता है। तो ऑब्वियसली ये जो मैंने ड्रॉ किया था, इनमें से जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, it will be quite stable than 2 डिग्री than 1 डिग्री। ये हमने पढ़ लिया था कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो, सॉरी 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो। और हमको पता है कि जिसका इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल उसका प्रोडक्ट मेजर, ये मैंने आपको बताया था, जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल उसका प्रोडक्ट मेजर। तो जब SN1 रिएक्शन होता है, ठीक है, जब SN1 रिएक्शन होता है तब आप देख सकते हो जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है उसमें से 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो ऑब्वियसली SN1 रिएक्शन will follow in 3 डिग्री कार्बोकैटायन कंडीशन, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन कंडीशन में वो स्टेबल हो रहा है उसका इंटरमीडिएट। अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन ले रहा है तो वहां पर इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो हियर आल्सो, तो पहले SN1 मैकेनिज्म में आज कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जब फॉर्म होता है तो हमको देखना पड़ेगा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन जहां पर ज्यादा स्टेबल होगा वहां पर हम कंसीडर करेंगे जो आपका जहां पर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा उसी रिएक्टेंट के लिए हम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट को कंसीडर करेंगे, या फिर SN1 में रिएक्शन फॉलो करेंगे जिस हेलो अल्केन का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन हो रहा होगा, तो वहां पर हम SN1 फॉलो करेंगे, क्योंकि SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। और दूसरा चीज ये कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जो होता है वो 3 डिग्री के लिए स्टेबल होता है। तो इसीलिए SN1 reaction will have the order of 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree। लेकिन इसका उल्टा हमने पढ़ा था SN2 रिएक्शन में, that is 1 degree greater than 2 degree greater than 3 degree। वहां पर हमने पढ़ा था कि जितना भी चारों तरफ से वो फ्री हो पाएगा, जितना भी वो अपने चारों तरफ से फ्री हो पाएगा, तो हम वहां पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। लेकिन अगर वो बल्की ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पर हमको क्या पुट करना है, SN1 मैकेनिज्म पुट करना है, दैट इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो एक चीज देखो कि जब कभी भी ये फॉलो अप होता है, मैंने एक चीज आपको बताया था अभी रिसेंटली कि ठीक है हमने क्या किया कि कार्बन को यहाँ पर क्लोरीन रिमूव होने के बाद इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है, वो जो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया वो कौन से डायरेक्शन से आया? माइंडफुली मेरा क्वेश्चन सुनो कि कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया
वो कौन से डायरेक्शन से आया? क्लोरीन जो रिमूव हुआ इधर से रिमूव हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज इधर रहेगा या इधर रहेगा या फिर इधर रहेगा, इस साइड में, इस साइड में या फिर इस साइड में, जिस साइड से क्लोरीन रिमूव हुआ, कौन से साइड में हम ले सकते हैं पॉजिटिव चार्ज होगा ना? देखो हमको लगेगा कि हाँ क्लोरीन जिस तरफ से रिमूव हुआ है पॉजिटिव चार्ज विल रिमेन एट दैट साइड, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इज एन इंटरनल बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट। चार्ज एक बिहेवियर जो एलिमेंट का इंटरनल बिहेवियर होता है, ऐसा नहीं है कि चार्ज किस साइड में हो गया। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो और वो Na+ में कन्वर्ट हो गया, तो दैट डजंट मीन कि सोडियम ने कौन से साइड से वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। सोडियम ने बस इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, कौन से साइड ऐसा कुछ नहीं होता है, वो कौन से भी साइड से वो रिमूव कर पाएगा। तो इसीलिए जिस साइड से सोडियम इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है ऐसा कुछ साइड नहीं होता, दैट इज द बिहेवियर, दैट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट होता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज, लेफ्ट साइड से पॉजिटिव चार्ज, राइट साइड से पॉजिटिव चार्ज, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज, नीचे से पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कुछ नहीं होता है। पॉजिटिव चार्ज इज एन इंटरनल बिहेवियर। देखो क्या होगा ना, जब पॉजिटिव चार्ज, ये जो कार्बन है उसको वो जो पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो राइट साइड में है, मैंने राइट साइड में लिख लिया, दैट डजंट मीन कि वो राइट साइड में है, इट इज एन इंटरनल बिहेवियर, उसके अंदर का बिहेवियर होता है। तो डेफिनेटली अगर वो अंदर का बिहेवियर है तो OH इधर से भी कार्बन के पास आ सकेगा क्योंकि वो पॉजिटिव है, इधर से भी आ सकेगा, जिस तरफ से क्लोरीन था पहले उस तरफ से अट्रैक्ट हो पाएगा। आप पूछोगे कि सर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से उसके पास ले रहे हो तो क्यों पहले से ही SN2 कंडीशन उसमें क्यों फॉलो अप नहीं किया आपने? क्योंकि हम अगर क्लोरीन को वहीं पर लगा के आप इस साइड से हम अगर OH को लेते तो वो भी तो वही मतलब वही प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता, वहीं पर तो क्यों होगा नहीं। देखो एक्चुअली जब क्लोरीन प्रेजेंट होगा तो डायमेंशनली उसके चारों तरफ बल्की ग्रुप प्रेजेंट रह जाएंगे, लेकिन जब क्लोरीन रिमूव हो जाएगा तो डेफिनेटली क्या हो गया, अभी जो टोटल जो चार्ज है, ठीक है, जो टोटल 360, अगर आप एक प्लानर लोगे, वैसे तो वो प्लानर नहीं होते, तो अगर भी आपने एक प्लानर लेके 360 भी ड्रॉ कर दिया तो फिर भी जो 3 ग्रुप है बल्की ग्रुप, उन लोगों का पोजीशन में क्या हो जाएगा, ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। 3 डायमेंशनली दे विल बी मोर फ्रीली अरेंज्ड, वो थोड़ा सा ज्यादा फ्री होकर अरेंज है। देखो डेफिनेटली जहां पर 4 ग्रुप है, ठीक है, 4 ग्रुप है यहाँ पर, लेट इट बी, मैं फिंगर में ले जाता हूँ, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स, तो अगर मैं इसी के ऊपर मैं तीन को रखूं, इस इतना ही सरफेस के अंदर अगर मैं 3 उंगलियों को रखूं तो ऑब्वियसली एवरीवन विल हैव एनफ स्पेस बिटवीन देम, एक एक के अंदर का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली उसी तरह इस कंडीशन में भी मे बी बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन जो डिफरेंस है, ठीक है, वो जो ग्रुप का भी जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सिंपल एज इट इज, वो डिफरेंस भी बढ़ जाएगा फाइनली। तो ये थोड़ा सा जैसे पहले टाइटली अरेंज थे अभी वो फ्रीली अरेंज हो जाएंगे, लेकिन फ्रीली अरेंज होने से होगा क्या, फ्रीली अरेंज होने से होगा क्या ना, क्या होगा ना, देखो कार्बन प्लस यहाँ पर है तो फ्रीली अरेंज होने से होगा ये कि OH जिस साइड से क्लोरीन था उधर से भी अटैक कर पाएगा, और इस साइड में भी CH3 के अंदर डिफरेंस बढ़ गया होगा तो उधर से भी OH अटैक कर पाएगा, तो कभी OH इधर लग पाएगा, कभी OH इधर भी अटैच हो पाएगा। तो मतलब यहाँ पर D and L both are possible, dextrorotatory and levorotatory both compounds are possible। तो SN2 रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि अगर डेक्स्ट्रो होगा तो लिवो प्रोडक्ट होगा, अगर रिएक्टेंट लिवो होगा तो डेक्स्ट्रो विल बी द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट जो है
अगर आपका रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो है तो उसका प्रोडक्ट लीवो हो जाएगा, अगर रिएक्टेंट लीवो है तो उसका प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो हो जाएगा। मतलब देयर इज द इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो रहा था। लेकिन यहां पर तो कुछ ऐसा नहीं है, यहां पर क्या हुआ, लेफ्ट में भी आके लगा, राइट में भी आके लगा, तो वो जो मिक्सचर होगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी सब्सटेंस का वो जो मिक्सचर होगा, उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, अगर फर्स्ट ईयर में आपको याद होगा उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। मतलब जो भी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड इन विच D type of optical isomer and L type of optical isomer, that is dextrorotatory compound and levorotatory compound, both are present in equiportion, मतलब 50% 50%, 50% dextro होगा 50% levo होगा। तो अगर कुछ ऐसा हमने अरेंज किया that the element will be जो आपका प्रोडक्ट निकलेगा that is one racemic mixture, उसको हम कंसिडर करेंगे as racemic mixture। ठीक है, हो गया आपका ये रेसिमिक मिक्सचर के बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं ये SN1 का मैकेनिज्म। अच्छा, SN1 के मैकेनिज्म में हमने ऑर्डर भी पढ़ लिया, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं अबाउट और हाँ, तो SN2 एंड SN1 खत्म हो गया और SN1 का प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वी विल डायरेक्टली गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हालोअल्केन एंड हालोअरीन्स। ठीक है, तो जो प्रिपरेशन ऑफ हालोअल्केन एंड हालोअरीन्स को जाएंगे तो देखो हालोअल्केन मतलब हालोजन प्लस 1 अल्केन ग्रुप। ठीक है, हालोजन प्लस 1 अल्केन ग्रुप जो होता है, तो आप देख सकते हो जो हालोजन और एक अल्केन ग्रुप होता है इट इज नेम्ड एज हालोअल्केन। तो जो हालोअल्केन के कंडीशन में हम, जैसे हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था, अल्किन से अल्केन का प्रिपरेशन कर रहे थे, अल्कोहल से अल्केन का प्रिपरेशन कर रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कुछ इस तरह हम यहाँ पर हालो अल्केन का प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल। पहले हम आते हैं अल्कोहल से कैसे हम हालो अल्केन को प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, अल्कोहल से कैसे हम हालो अल्केन को प्रिपेयर कर पाए। तो अगर आप देखोगे फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल से पहले हम प्रिपेयर करते हैं हालो अल्केन। तो अल्कोहल से प्रिपेयर करने के लिए देखो वैरायटी ऑफ मेथड से, ठीक है, लगभग 6 मेथड से आपके बुक में, ठीक है, वरना सैकड़ों मेथड से, हंड्रेड्स मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ हालो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल, लेकिन आपकी बुक में बस 6 ही है। तो जो पहला वाला है कि ये कि CH3 CH2OH है, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी बताया था, वी कैन जस्ट नेम इट एज ROH, R की जगह पर कुछ भी अल्काइल ग्रुप आप लगा दो। तो सिंपल देखो ROH के कंडीशन में प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, मतलब कोई भी अल्कोहल को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, या फिर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पर आप ले सकते हो HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो HCl अगर HBr लोगे तो देखो ये जो क्लोरीन है या फिर जो ब्रोमीन है दे विल बी इंट्रोड्यूस्ड एट OH। वो क्या करेंगे, वो जाके OH को रिमूव करेंगे। तो कुछ अगर आप देखोगे ROH प्लस HCl
इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 क्या हो जाएगा, RCl और प्लस H2O, और अगर आप HBr दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, यहाँ पर ZnBr2 मत डाल देना। सर हमने HCl दिया था तो वहां पर ZnCl2 डाला था, तो HBr देंगे तो वहां पर ZnBr2 डालेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ZnCl2 इज जस्ट द कैटलिस्ट, उसका यहाँ पर वो डायरेक्टली रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट उसका कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होगा, ये जो ROH है ये ब्रोमीन के साथ, तो यहाँ पर देखो ये जो HCl with ZnCl2 और HBr with ZnCl2, those are known as Lucas reagent। ये जो HCl with ZnCl2 और HBr with ZnCl2 होता है, those are known as Lucas reagent। तो एक्चुअली ल्यूकास रिएजेंट का मतलब क्या होता है, देखो कि एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है, 2018 में डाला गया था आपके CBSE एग्जाम में, 2018 में डाला गया था कि write down a test suitable for determining the degree of alcohol, मतलब वो 1 डिग्री अल्कोहल है या फिर 2 डिग्री अल्कोहल है या फिर 3 डिग्री अल्कोहल है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर टेक्स्ट डालो, एक पर्टिकुलर टेस्ट डालो। कौन सा टेस्ट है, दैट टेस्ट इज एक्चुअली नोन एज ल्यूकास टेस्ट। तो देखो एक बार की जो ROH है वो अल्कोहल है, सिंपल अल्कोहल इज वाटर सॉल्युबल, वो वाटर से ऐसे घुल के मिला हुआ हो। तो जब हम उसके अंदर HCl डाल देंगे, ठीक है, जब उसके अंदर हम HCl डाल देंगे तो क्या होगा, जो RCl फॉर्मेशन हुआ या फिर HBr डालने से जो RBr फॉर्मेशन हुआ, दोज आर लाइक वाइट सब्सटेंसेस, ठीक है, मतलब वाइट स्टिकी टाइप सब्सटेंस, ठीक है। तो जो RCl और RBr होता है वो थोड़ा सा स्टिकी एंड मतलब गम फेविकॉल की तरह वो दिखते हैं, ठीक है। तो वो जो RCl और RBr होता है उसको हम बोलते भी हैं कि व्हाइट टर्बिडिटी, ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई भी करते हैं एज व्हाइट टर्बिडिटी। तो ल्यूकास टेस्ट के हिसाब से अगर हमने कोई टॉर्शियरी अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट दिया और एक सेकेंडरी अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट दिया और एक प्राइमरी अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट दिया, तो डिफरेंस क्या होगा, आपके पास एक अननोन अल्कोहल है, ठीक है, आपको एक दिया गया है एक अननोन अल्कोहल और पूछा है कि वेदर इट इज 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री, उसको आइडेंटिफाई करो। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, पहले ये जो OH है और लूकास रिएजेंट जब आप ऐड करोगे, याद रखना जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है इट विल प्रोड्यूस द व्हाइट टर्बिडिटी और RCl और RBr immediately after the reaction, immediately after adding the Lucas reagent, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल से जस्ट आप, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि घर में चीज बनता है, ठीक है, आफ्टर ड्रॉपिंग 1 to 2 ड्रॉप लेमन जूस इन द मिल्क इट बिकम्स प्रेसिपिटेट। तो वहां पर क्या होता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो उसी तरह जब टॉर्शियरी अल्कोहल आप दोगे तो टॉर्शियरी अल्कोहल में अगर जब आप 2-3 बूंद जस्ट ल्यूकास रिएजेंट जस्ट स्टार्टिंग में डाले होंगे तो वहां पर सडनली इमीडिएटली द रिएक्शन विल proceed and the white turbidity will form। जब सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो इट विल टेक 1 to 2 minutes फॉर फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट टर्बिडिटी, जब आप सेकेंडरी अल्कोहल लोगे। और जब आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो याद रखना पहले तो रिएक्शन होगा ही नहीं और बाद में उसको हीट देने के बाद द रिएक्शन विल प्रोसीड एंड विल फॉर्म व्हाइट टर्बिडिटी। मतलब जो आपका 3 डिग्री अल्कोहल है इट विल प्रोड्यूस द व्हाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली, और जो 2 डिग्री अल्कोहल है इट विल टेक 1 to 2 minutes ऑफ टाइम, और जो प्राइमरी अल्कोहल है इट विल प्रोड्यूस द व्हाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली आफ्टर द रिएक्शन सॉरी व्हाइट टर्बिडिटी आफ्टर प्रोवाइडिंग द हीट एनर्जी बाहर से देने के बाद ही वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा
white turbidity. So that means primary alcohol will take its time, secondary alcohol थोड़ा सा मॉडरेट टाइम लेगा, और जो टॉर्शियरी अल्कोहल है वो इमीडिएटली रिएक्शन कर लेगा। तो जब हम ल्यूकास रिएजेंट को वो अल्कोहल में डालेंगे, जो अल्कोहल सैंपल हमको प्रोवाइड किया गया है, जब हम उसके अंदर डालेंगे तो सडनली अगर रिएक्शन हो गया देन द प्रोवाइडेड अल्कोहल इज टॉर्शियरी अल्कोहल। अगर टाइम लेके रिएक्शन हुआ द प्रोवाइडेड अल्कोहल इज टाइम लेके अगर अल्कोहल फॉर्मेशन हुआ तो प्रोवाइडेड अल्कोहल इज सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हीट देने के बाद अल्कोहल फॉर्मेशन हुआ द प्रोवाइडेड अल्कोहल इज प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, कुछ इस तरह हम अल्कोहल से बाय यूजिंग ल्यूकास रिएजेंट वी प्रोड्यूसेस द white turbidity and we identifies the what is actually the degree of the reaction। ठीक है, तो हाँ, तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि जो CHSE के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं पहले बता देता हूँ। जो CHSE के स्टूडेंट्स से पहले आप लेके आना जो सैम्पल पेपर्स, ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया था कि सैम्पल पेपर लेके आना और सैम्पल पेपर को कलेक्ट करके उसमें से किसी से भी सीनियर से कलेक्ट करो, या फिर मैंने आपको बताया था कि अभी भी दुकान में मिल रहा है, और दुकान में जो मिल रहा है इट विल वेरी माइन्यूट इन प्राइस, मतलब अभी तो बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा, 100-80 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, तो CHSE के बच्चे जो लोग सैम्पल पेपर आपके पास है नहीं अभी से खरीद लो। तो हाँ, तो सैम्पल पेपर लेके आपको सॉल्व कैसे करना है, देखो सैम्पल पेपर को आप लेके उसमें से जो केमिकल काइनेटिक्स है, ठीक है, अभी तो हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो है उसका जो क्वेश्चंस जितना भी दिया गया है वहां पर 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम, ठीक है, कोई भी चैप्टर का 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहां पर दिया गया है। ठीक है, और बाकी देखो आपके लेवल में जितना भी क्वेश्चन आएगा दैट इज वही, मतलब जितना भी क्वेश्चन आ सकता है दैट इज इनसाइड दैट 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितना भी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। आई एम टेलिंग अबाउट एमसीक्यू, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क्स 2 मार्क्स। ठीक है, तो जितना भी आपका क्वेश्चन आएगा उसमें से जो भी पार्ट होगा, ठीक है, जो भी मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें से सारा का सारा एमसीक्यू इसमें होगा, मतलब इसके बाहर क्वेश्चन ही कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो जितना भी सैंपल पेपर में दिया गया है आप उतना ही क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का दिया गया है, तो एक बार केमिकल काइनेटिक्स पढ़ो और 50 क्वेश्चन आप सॉल्व करो, क्योंकि मैं एक क्लास को सबको डेफिनेटली, मे बी यू आर अटेंडिंग द ऑफलाइन क्लास, you may be attending the online class or you may be attending the YouTube uploaded class, आप कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन एक टाइम में आप सबको बुलाऊंगा इस टाइम में कि जहां पर हर किसी के पास इंटरनेट अवेलेबिलिटी होगा। ठीक है, जितने भी बच्चे हॉस्टल के आप नहीं हो यहाँ पर, तो आपके पास भी जो अवेलेबिलिटी होगा ऑफ इंटरनेट एंड जो भी यूट्यूब का वीडियो वगैरह देख रहे हो सबको एक टाइम सुबह बुलाऊंगा, वहां पर मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो भी नहीं किए होगे तो देखना आप लोग, केमिकल काइनेटिक्स मैंने पढ़ाया है आपको, नोट भी दे दिया है, तो यू कैन गो थ्रू दैट एंड सॉल्व 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 40-50 नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट ए बिग डील, तो आप आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे। तो उसको सॉल्व करने के बाद जितना भी डाउट्स है आप पूछो, वो डाउट्स मैं बता दूंगा, लेकिन आपको सॉल्व तो करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका कुछ मतलब आपका जितना डाउट हुआ तो हुआ, और बाकी जब मैं डाउट पूछूंगा अपना फिर आप देखो। दूसरा चीज कि ये तो हो गया हमारा अबाउट द हाँ क्वेश्चन जो CHSE के बारे में। फिर CBSE के जो स्टूडेंट्स हो यू शुड बेटर स्टार्ट द चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज का केमिस्ट्री का जितना भी MCQ है उसको करना शुरू कर दो। ठीक है, मैं फिर वहीं से ही क्वेश्चन आपको वहीं से पूछूंगा। ठीक है, जितना डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो, लेकिन जब मैं पूछूंगा एक टाइम बुला के, एक टाइम सबको बुलाऊंगा ऑनलाइन। ठीक है, जो ऑफलाइन आते हैं तो फाइन, लेकिन जो ऑनलाइन आते हो सबको एक टाइम में बुलाऊंगा और सबको क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ सर ऑनलाइन तो क्लास कर रहे हैं सर, बकर बकर हो रहे हैं, ठीक है, हमारा क्या है, हम क्या वीडियो कुछ नहीं देखना है हमको, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बार एक ही टाइम में सबको बुलाऊंगा, जिसको 1 बाय 1 में क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, उस टाइम इंटरनेट अवेलेबिलिटी किसी का भी कुछ बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो खत्म करो। केमिकल काइनेटिक्स का नोट भी मैंने भेज दिया है, यू कैन गो थ्रू द NCERT और यू कैन गो थ्रू द नोट, बट CBSE स्टूडेंट यू हैव टू गो थ्रू द NCERT। आप नोट पढ़ो या ना पढ़ो दैट्स योर सेकेंडरी, लेकिन CBSE स्टूडेंट्स जो हो
सीएचएसई स्टूडेंट्स को तो स्ट्रिक्टली नोट फॉलो करना है, ठीक है, लेकिन जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हो आपको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करना है, ठीक है। और बाकी हेलो अल्केन हेलो अरेन का नोट भी मैं 2-3 दिन के अंदर भेज देता हूँ। एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल हैव नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम द अल्कोहल प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन, ठीक है। ओके, थैंक यू, आई विल अपलोड इट। ओके, गुड डे। हाँ, जिसका भी डाउट कुछ होगा ना, यू कैन आस्क इट, ठीक है, म्यूट वगैरह करके, म्यूट अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है। मैं फिर से पूरा क्लास समझा दूंगा, ठीक है।